हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आप देख रहे हैं स्टूडेंट पॉइंट। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूं कि अभी तक हमने प्रीवियस ईयर एचपी टेट के केमिस्ट्री और मैथ के हम सारे पेपर सॉल्व कर चुके हैं 2023 से लेकर 2013 तक, जिसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोज़ को देख सकते हैं। उसके बाद बात करूँ दोस्तों, तो अभी तक हमने जो अपनी केमिस्ट्री का कोर्स जो या केमिस्ट्री की जो सीरीज चलाई है, जिसमें हम कंटेंट पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है दोस्तों, उसका हमने अभी तक 9th ख़त्म कर चुके हैं, 10th ख़त्म कर चुके हैं, जिसमें से आपका लगभग 60% पेपर आता है। केमिस्ट्री का जो 60% क्वेश्चन उसमें से आएंगे। उसका 7th और 6, 7, 8 करें, जिसमें से 10 से 20% क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद हम +1 +2 के कुछ टॉपिक्स करेंगे, जिसमें से 10 से 20% आपका पेपर आता है। ठीक है दोस्तों, तो अब आज अभी तक हमने 10th 9th 10th हम ख़त्म कर चुके हैं। उसके बाद हमने 6th ख़त्म कर चुके हैं। हम आपको वीडियो ला चुके हैं उनकी। आज हम 7th की वीडियो लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर ये आज ही ख़त्म हो जाता है 7th का, तो हम आज इसे ख़त्म कर लेंगे 30 मिनट के अंदर अंदर। अगर नहीं होता है दोस्तों, तो कल इसका दूसरा पार्ट आएगा। परंतु मुझे लगता है जहाँ तक कि ये ख़त्म हो जाएगा आज, वीडियो के अंत तक आपको पता लग जाएगा। तो दोस्तों, आगे चलने से पहले मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप में से 70% लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, राय दीजिए कि क्या और इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट आ सकती है, क्या मैं और ला सकता हूँ आपके लिए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं वीडियो की ओर। तो क्लास 7th का पहला चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। ठीक है, तो हमने 6th में भी पहला चैप्टर यही किया था। अगर आपने 6th वाली वीडियो देख ली है, अगर नहीं देखी तो देख सकते हैं आप पीछे जाके। तो इसमें क्या अलग है, देखो दोस्तों, उसमें हमने बात की थी कि क्या क्या हमारे पास नेचुरल फाइबर है, कौन सिंथेटिक फाइबर है। ठीक है दोस्तों, उसमें हमने बात की थी कौन नेचुरल फाइबर है, कौन सिंथेटिक फाइबर है, कॉटन, जूट, वूल, सिल्क कहाँ कहाँ लगता है आपका। ठीक है दोस्तों, तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे, आपको पता होने चाहिए। ठीक है, तो हमने ये बात इसमें की थी। आगे हम इसमें बात करेंगे जो हमारे पास 7th में है कि प्रोसेस फाइबर इन वूल्स। ठीक है, कि कैसे हम वूल से फाइबर्स बनाते हैं। ठीक है, धागा बनाते हैं हम, कैसे हम वूल से धागा बनाते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम जो आपका ये सिल्क होती है, सिल्क को हम सिल्क वॉर्म से कैसे हम प्राप्त करते हैं, तो उसका प्रोसेस है। ठीक है, इसमें से हमें कौन से इसे नेम क्या है, इसे क्या बोलते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम हीट के बारे में पढ़ेंगे, हीट से रिलेटेड तो कुछ हमारे पास टॉपिक है। उसके बाद हम फिजिकल एंड केमिकल चेंज करेंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद हम एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये चैप्टर केमिस्ट्री 7th क्लास की केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी। तो चलो दोस्तों, चलते हैं फाइबर टू फैब्रिक। तो जो पहली बात कि एयर क्या है, पूर्ण कंडक्टर ऑफ हीट है। ठीक है, ये एडिशनल लिखा है कि एयर क्या है, पूर्ण कंडक्टर ऑफ हीट है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि एयर क्या है, पूर्ण कंडक्टर ऑफ हीट है। उसका जाता है प्रोसेस कि हम फाइबर्स इन वूल्स कि हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वूल को फाइबर्स में, मतलब धागों में। ठीक है, फाइबर्स होता है धागा, फैब्रिक होता है कपड़ा। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ 6th क्लास में कि फैब्रिक होता है कपड़ा, फाइबर होता है धागा। फाइबर जो फाइबर होता है जो रेशा, फाइबर होता है रेशा। जब आप रेशे से क्या है, यान बनाते हैं, यान होता है धागा, और धागे से आप क्या बनाते हैं, फैब्रिक। ठीक है, तो फाइबर होता है रेशा, रेशे से आप क्या बनाते हैं, यान, धागा, और धागा से बनाते हैं फैब्रिक। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें हम क्या है, रेशे से हम क्या बनाएंगे, धागा। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। वूल के रेशे से फाइबर्स मतलब क्या है, फाइबर से मतलब रेशे से हम हम रेशा कैसे बनाएंगे, कैसे उसे प्राप्त करेंगे, और उससे धागा कैसे बनेगा, वूल के रेशे से धागा कैसे बनेगा, ये पूरा प्रोसेस है। ये हम वूल को प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है शेविंग। ठीक है, शेविंग मतलब हेयर इज शेव्ड। ठीक है, जो भेड़ होती है। ठीक है, तो किससे प्राप्त होती है, पहले तो आपको पता होना चाहिए। तो ये हम पहले 6th क्लास में कर चुके हैं कि जो आपकी वूल है वो शिप से प्राप्त होती है, शिप या गोट से प्राप्त होती है। ठीक है,
तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम पहले हम क्या करते हैं, उनके बालों की कटिंग करते हैं। आपको पता है कि उनके बाल बहुत लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, उनकी कटिंग करते हैं। सोरिंग मतलब क्या करते हैं, वॉश करते हैं उनको, टैंक एंड रिमूव ऑफ डस्ट। देखो आपको पता है कि जो भेड़ होती है या तो आपकी, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उनके क्या है, कई पूरे एक सीज़न रहते हैं उनके वो ऊपर, जो उनके ऊपर जो रेशे होते हैं या उनका जो बाल होते हैं वो क्या है, एक पूरे सीज़न रहते हैं, तो गंदे होते हैं वो। तो पहले क्या है, हम उनसे अलग करते हैं, शेविंग करते हैं, उसके बाद हम सोरिंग करते हैं, मतलब उनको वॉश करते हैं टैंक में, उसके ऊपर से डस्ट हटाते हैं, सॉर्टिंग, सेपरेटिंग और सॉर्टेड इनटू डिफरेंट टेक्सचर। उसके बाद है कि डिफरेंट डिफरेंट बालों का डिफरेंट डिफरेंट साइज़ होता है, डिफरेंट डिफरेंट लेंथ होती है, तो हम उसमें क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं, सेपरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट में उनको कैटेगरी वाइज। उसके बाद कहते हैं ड्राइंग, उसके बाद क्या सुखाते हैं हम उनको, क्या करते हैं, सुखाते हैं हम उनको, ठीक है। उसके बाद कहते हैं डाइंग, उसके बाद क्या है, हम उसमें रंग करना, रंग करते हैं, अलग अलग प्रकार के रंगों में उसको बदलते हैं। उसके बाद करते हैं उनकी स्ट्रेटनिंग करते हैं, रोलिंग करते हैं और कंबाइन करते हैं उनको, ठीक है। तो हम रेशो क्या करते हैं, रोलिंग और कंबाइन करके उनका धागा बना देते हैं। तो हम क्या करते हैं कैसे हम प्राप्त करते हैं रेशे को, सबसे पहले हम क्या करते हैं, शेविंग, सोरिंग, सॉर्टिंग, ड्राइंग, डाइंग एंड स्ट्रेट करते हैं उन्हें, या तो उनको रोल करते हैं, ठीक है। बालों को सीधा करना और कंबाइन करना, ठीक है। तो उससे हमारे को रेशा और धागा प्राप्त हो जाता है दोस्तों। उनको आगे कंटिन्यू करेंगे तो धागा प्राप्त हो जाएगा, बाद में उसको बुनेंगे तो कपड़ा प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है, तो इन्हें याद रखिएगा। कई बार पूछ देता है ये कि बालों को उनसे अलग करने को क्या बोलते हैं, शेविंग, या उनको धोने को क्या बोलते हैं, सोरिंग। अभी तक मुझे याद तो नहीं आ रहा है कि एग्जैक्ट कुछ आया होगा इससे, परंतु इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, कुछ भी पूछ सकता है उससे। इस प्रोसेस को वो कैसा कर सकता है कि उस प्रोसेस के 3-4 पॉइंट लिखे, उनको भी इनके हिसाब से लाइन वाइज लगाओ उन्हें, मतलब कि सबसे पहले कौन सा आता है, शेयरिंग आता है, सोरिंग आता है, सॉर्टिंग आता है, उसका डाइंग आता है, डाइंग आता है। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु आपको पता होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, जो मैं आगे कराऊंगा ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये वाला, ठीक है। इसमें से पूछता है, क्या पूछता है, किसके, इसके प्रोसेस को क्या बोलते हैं, किसके प्रोसेस को, कोकून, जो हमारा ये होता है एग से, जो होता है एग से हमारा सिल्क प्राप्त करना, या सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करना, ठीक है। जो रेशम के कीड़ा होता है उससे क्या है, रेशम प्राप्त करना। तो ये क्या, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जो हम जैसे हम प्राप्त करते हैं, इसको बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग। कोकून से क्या, रेशा प्राप्त करना, सिल्क प्राप्त करने को बोलते हैं रीलिंग। क्या बोलते हैं, रीलिंग। ये आया है प्रीवियस में, इंपॉर्टेंट है, RELLING, ठीक है। क्या बोलते हैं, रीलिंग, RELLING, रीलिंग, ठीक है। प्रोसेस नेम क्या है, रीलिंग, कोकून से सिल्क प्राप्त करना, तो इसे इसको बोलते हैं रीलिंग। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद इस प्रोसेस को कैसे करते हैं, देखो सबसे पहले क्या, एग होते हैं। एग क्या है, लेड बाय द फीमेल माउथ, जो फीमेल माउथ होती है, मौत होती है, वो क्या करती है, एग को देती है, ठीक है। उसके बाद सिल्क वॉर्म, हेयरी सिल्क वॉर्म अराइज आफ्टर द एग्स क्रैक। जब वो एग देती है, उसका जब क्रैक होता है एग, तो क्या उसके ऊपर सिल्क वॉर्म अराइज होने लगते हैं आफ्टर द एग क्रैक। हेयरी सिल्क वॉर्म उसके ऊपर इकट्ठे होने उसके ऊपर अराइज होने लगते हैं। उसके बाद कोकून, इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म स्किन प्रोटेक्टिव कोकून अराइव इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही वो अंडा टूटता है, उसके बाद क्या है, जो कोकून होता है, कोकून इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म के ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव स्किन उनके ऊपर क्या है, अराइव अराउंड इट्स, उसके जो अराउंड है गोल गोल, ठीक है, जो उस कीड़े के गोल 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 एक प्रोटेक्टिव स्किन, या बोल सकते हैं कि प्रोड्यूस होने लगती है, उससे लार से निकलती है, उसके लार से, ठीक है। वो अपने गोल 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 अपने कीड़ा ना, अपने गोल गोल पूरा वो प्रोड्यूस करता है प्रोटेक्टिव लेयर, अपने प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्टिव कोकून अराउंड इटसेल्फ, ठीक है। कोकून जो होता है, उसकी क्या होता है, उसकी जो लार होती है ना, लार ये भी आता है कि उसके सलाइवा से उसकी लार होती है, वो जो सिल्क की क्या लार होती है, जो अपने अराउंड वो क्या है, चारों ओर अपने ओर एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह क्या है, अराउंड वो करने लग जाता है उसको इकट्ठा, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्यूपा, इन दिस स्टेज पीपल किल द प्यूपा बाय, जब वो पूरा प्यूपा बन जाता है, ठीक है, जो पूरा राउंड राउंड उसके गोल हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, इन दिस स्टेज पीपल किल द प्यूपा बाय प्लगिंग द कोकून इन द बॉइलिंग वाटर। तो उसका क्या करते हैं, वो बॉइलिंग वाटर में क्या है, उसे डालते हैं, और उससे क्या है, कीड़ा उससे मर जाता है, और उससे क्या है, जो उसका रेशा होता है, जो प्राप्त होता है, सिल्क प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है, मौत। उसके बाद क्या, सिल्क द प्यूपा चेंज इनटू एन अडल्ट माउथ, फिर से वही प्रोसेस की, वो जो सिल्क है वो अडल्ट उसमें कन्वर्ट होता है, वो एग लाए करता है, उसके बाद वो सिल्क वॉर्म कन्वर्ट होता है, कोकून, प्यूपा, यही प्रोसेस है फिर से,
उसका प्यूपा फिर से क्या है, सिल्क द प्यूपा चेंज इनटू एन अडल्ट माउथ। ठीक है, प्यूपा किस में हो जाता है चेंज, अडल्ट माउथ में हो जाता है चेंज। तो यही बात है, तो वो फिर से एग देता है, ऐसा होता है। तो क्या है, एग देते हैं, एग से और फीमेल एग देती है, उसके बाद क्या, सिल्क वॉर्म। ठीक है, हेरी सिल्क वॉर्म अराइज आफ्टर द एग क्रैक। जैसे एग क्रैक होता है तो उसके ऊपर एक सिल्क वॉर्म से इकट्ठा होने लग जाता है। कोकून इन दिस स्टेज सिल्क वॉर्म स्पिन अ प्रोटेक्टिव कोकून अराउंड इटसेल्फ। क्या है, इसके बाद क्या, प्रोटेक्टिव कोकून उसके अराउंड इकट्ठा होने लग जाता है। ठीक है, जब वो प्यूपा की शेप ले लेता है तो क्या है, लोग उसमें क्या है, उसको पानी में बॉइलिंग पानी में डाल के उसको क्या है पानी में डाल के उसको क्या है, उसका रेशा बाहर निकाल लेते हैं। उसके बाद फिर से सिल्क वॉर्म में प्यूपा जो है वो चेंज हो जाता है अडल्ट उसमें माउथ में, और उसके बाद वो फिर से एग देता है और फिर से ये प्रोसेस चलता है। तो ठीक है, तो इसमें कई बार आज कोकून से आज रिलेटेड आ जाता है कि वो किससे निकालते हैं हम रेशा, जब वो क्या है कि किसके अराउंड वो रेशा इकट्ठा होता है, कोकून के। ठीक है, ये ऐसा जाता है कि प्यूपा किस स्टेज में हम उसको बॉईल करते हैं, पानी से उसको रेस्ट करते हैं, जब वो प्यूपा होता है उसमें, उस टाइम हम क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं रेशा उससे, बॉइलिंग उसको उबाल के। ठीक है, तो ये तो मेरे हिसाब से एक आधी बार इससे कुछ आया है क्वेश्चन, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है, फिर भी सिर्फ पेपर चेक कर लेना, उसमें से इससे रिलेटेड कुछ आया है। बाकी ये वाला तो आया ही आया है, रीलिंग, किससे, कोकून से सिल्क प्राप्त करना। ठीक है, तो कोकून से तो यही आता है कि हम किससे सिल्क प्राप्त करते हैं, कोकून की जो स्टेज है, जब वो कोकून जब उसका अपने अराउंड वो इकट्ठा कर लेता है, उसके बाद क्या है, हम उससे सिल्क प्राप्त करने लग जाते हैं। तो प्यूपा वाली स्टेज में कन्वर्ट हो जाता है, उसका सिल्क प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद इसमें एक और आया कि ऑक्यूपेशनल नेम क्या है इसका, सेग्रीकल्चर। सेग्रीकल्चर क्या बोलते हैं इसको, ऑक्यूपेशन जो किस काम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं, सेग्रीकल्चर। और इससे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से कि ये कौन से पत्ते खाते हैं, मलबेरी लीफ खाते हैं, शहतूत के पत्ते, मलबेरी लीफ खाते हैं, ये शहतूत के पत्ते खाते हैं, ये आया है बहुत बार, इंपॉर्टेंट है ये। तो इससे एक ये कि कौन से पत्ते खाते हैं, मलबेरी लीफ, एक ही इनका प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीलिंग। ठीक है, और कोकून, ये वाला याद रखना है आपने, सेग्रीकल्चर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है इसमें। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये वाला चैप्टर यहीं ख़राब हुआ। आपको ये दो प्रोसेस याद रखने हैं, एक तो क्या, जो आपकी भेड़ होती है, जो आपकी शीप होती है, उससे हम कैसे रेशा प्राप्त करते हैं, फाइबर्स प्राप्त करते हैं, और हम कैसे सिल्क से सिल्क वॉर्म से सिल्क प्राप्त करते हैं। तो ये वाले आप ध्यान रखिएगा। बाकी इसमें मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिए। आगे चलते हैं हीट। तो हीट में देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आता है, क्लिनिकल, डिजिटल और लेबोरेटरी। तो इसमें आता है कि जो हीट है हम किससे इसका नापते हैं, हीट को हम थर्मामीटर से नापते हैं। देखो इसमें हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मामीटर होते हैं। ठीक है, मैच करने को आता है कि हीट के आगे मैच कीजिए तो थर्मामीटर। ठीक है, ये टेम्परेचर के आगे मैच कीजिए थर्मामीटर। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लेबोरेटरी थर्मामीटर का क्या है, कितने से कितनी रेंज है इसकी, -10 डिग्री से प्लस -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। किससे, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस की क्या है, रेंज है। ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद है कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज कितनी है। ठीक है, जो क्लिनिकल थर्मामीटर की कितनी होती है, जो हमारा ह्यूमन टेम्परेचर को कौन नापता है, क्लिनिकल थर्मामीटर, ये आता है। इसके अंदर क्या होता है, मरकरी, ये आता है। ठीक है, और ह्यूमन टेम्परेचर कितने से कितने तक होता है, 35 डिग्री सेल्सियस से, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होता है, ये आता है। ये इंपॉर्टेंट है तीनों चीज़ें। क्या, क्लिनिकल थर्मामीटर ह्यूमन की बॉडी को नापने के टेम्परेचर को किससे मेजर किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से। इसके जो रेंज होती है कितने से होती है, 35 से 42 तक। जो ह्यूमन का नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 35 से 42 तक। ठीक है, और मरकरी होता है इसके अंदर। ठीक है, कई बार आता है कि मरकरी क्यों होता है, क्योंकि मरकरी क्या है, थोड़ी सी हीट मिलने पर क्या है, ये अपने को एक्सपेंड कर लेता है, इसलिए मरकरी होता है इसके अंदर। ठीक है, डिजिटल थर्मामीटर क्या होता है, जो डिजिटली होता है। लेबोरेटरी की रेंज कितनी होती है, लेबोरेटरी थर्मामीटर की रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री से 110 डिग्री सेल्सियस। ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है आपका हीट, ये वाला प्रोसेस, हीट टू कोल्ड। हमारी जो हीट है वो कैसे फ्लो करती है, कोल्ड, हॉट टू कोल्ड। जो हमारी हीट होती है वो कैसे फ्लो करती है, हॉट टू कोल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखना, आप जब आप चाय गर्म करते हैं तो चाय क्या ठंडी होती है। ठीक है, चाय क्या ठंडी होती है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है, हमारी चाय उस लेवल पे जाती है। ठीक है, हमेशा तो हमारी हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, गर्म से ठंडे की ओर। तो उसका आता है हमारे कि हीट का जो सॉलिड में ट्रांसफ़र होती है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्शन। सॉलिड में क्या बोलते हैं, कंडक्शन। हॉट टू कोल्ड, हीट ट्रांसफ़र हॉट टू कोल्ड। जैसे कि क्या है, अगर
आपने चाय टेबल पे रखी है, तो आपका क्या है वो ट्रांसफ़र कहाँ से होगी, हीट। मान लो आपका अगर स्टील का गिलास है तो क्या है वो ट्रांसफ़र होगी आपकी किससे, उस गिलास से ज़मीन की ओर हीट जो ट्रांसफ़र होगी, तो हॉटर टू कोल्डर होगी, हीट ट्रांसफ़र हॉटर टू कोल्डर एंड, ठीक है, हॉटर टू कोल्डर एंड। कई बार क्वेश्चन आ जाता है आपको कंडक्शन का कि क्या है, एक चाय है उसमें एक चम्मच डाला है आपने, ठीक है, तो वो चम्मच के इस एंड से, ठीक है, चम्मच के इस एंड से चम्मच के इस एंड तक, ठीक है, मान लीजिए ये चम्मच है, मान लीजिए चम्मच है, ये चम्मच है मान लो, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या आता है आपको कि चम्मच के इस एंड से अगर आपने चम्मच कप में डाला है तो चम्मच के इस एंड से इस एंड तक जो हीट ट्रांसफर होगी वो किसके कारण होगी, कौन सा प्रोसेस है, उसको बोलते हैं कंडक्शन। कौन सा होता है, कंडक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और कन्वेक्शन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम सरफेस ऑफ हीट लिक्विड टू गैस, ठीक है। तो ये किसमें होता है, लिक्विड और गैसेज में होता है। कौन सी, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन किसमें होती है, लिक्विड और गैस में होती है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द सोर्स ऑफ हीट, तो लिक्विड और गैसेज में कौन सी होती है, कन्वेक्शन। ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। उसके बाद वैक्यूम में क्या होती है, रेडिएशन, ट्रांसफर ऑफ हीट टू सन टू अर्थ। जो आपकी ट्रांसफर ऑफ हीट होती है सन टू अर्थ, हो किसकी वजह से, किसके कारण होती है, वैक्यूम में। वैक्यूम में क्या होती है, रेडिएशन। जो आपकी जो आपका ऊपर वातावरण है, ठीक है, धरती से बाहर, वो क्या है, वैक्यूम है वहाँ पे। तो वहाँ तो साउंड भी ट्रैवल नहीं होती, तो इसलिए क्या है, इसलिए वहाँ पे जो हीट ट्रांसफर होती है वो किससे होती है, रेडिएशन से, ठीक है। वैक्यूम में किससे होती है ट्रांसफर, रेडिएशन से। तो ये तीनों चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है तीनों। आगे बात करें दोस्तों, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। देखो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज क्या होता है, तो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज वो चीज़ होती है जैसे कि आपने देखा होगा गर्मियों में, ठीक है। इसके एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि ऐसे आप समुद्र के आसपास जाते हैं, ठीक है। समुद्र के पास क्या होता है, जो दिन का समय होता है, दिन का समय होता है सी ब्रिज। दिन का समय क्या होता है कि आपकी जो समुद्र की हवाएं धरती पर आ रही होती है, समुद्र की हवाएं धरती पर आ रही होती है, तो उसके होते हैं सी ब्रिज। और जो लैंड ब्रिज क्या होता है, रात को देखना ज़मीन से हवाएं धरती समुद्र की ओर जा रही होती है। अब मैं आपको उसका कारण बताता हूँ। सी ब्रिज होती कब है, दिन में होती है सी ब्रिज। सी ब्रिज कब होती है, दिन में। और ये क्या होती है, ठंडी हवाएं सी से लैंड को जाती है। कहाँ से, सी से लैंड को जाती है। देखो जब सी ब्रिज होता है ये दिन में होता है, ठीक है। दिन में जो आपकी हवा, जो दिन में आपका लैंड होता है, जो दिन में आपका जो लैंड होता है, मान लो ये लैंड है, दिन में जो लैंड होता है ये क्या है, जल्दी गर्म होता है। दिन में लैंड क्या है, जल्दी गर्म होता है। ये क्या है, जल्दी गर्म हो जाएगा। जिसकी वजह से जल्दी गर्म होगा तो इसकी हवाएं क्या है, जो इसकी आसपास की हवाएं क्या है, वो गर्म हो जाएगी। और आपको पता है कि गर्म हवा हवा में उड़ जा, मतलब गर्म हवा ऊपर उठती है, ठीक है। तो ये गर्म हवा जो नीचे होगी पहले, जो ठंडी होगी, ठीक है, जो गर्म हवा पहले ठंडी थी, जो नीचे थी पहले, ठीक है। अब ये जैसे ही ये गर्म हवाएं क्या है दिन में, ठीक है, एकदम से गर्म हो जाएगी, लैंड एकदम से गर्म होगा, उसके आसपास की हवा गर्म होगी, और ये क्या है, ऊपर को शिफ्ट करने लग जाएगी, ऊपर को स्पीड। तो ये स्पेस खाली हो जाएगा आपका, ये स्पेस आपका खाली हो जाएगा, ठीक है। ये स्पेस आपका जो नीचे वाला स्पेस था, ठीक है, जो नीचे वाला स्पेस था आपका, जहाँ पहले ठंडी हवाएं थी, जहाँ पहले यहाँ पे ये वाला स्पेस, जहाँ पहले क्या थी, जहाँ पहले क्या थी, ठंडी हवाएं थी, जहाँ पहले ठंडी हवाएं थी, ये वाला स्पेस खाली हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो गर्म हवा है वो तो ऊपर चली गई। ये लैंड गर्म हुआ दिन में, तो ये हवाएं तो साथ गर्म हो गई और ऊपर चली गई, ठीक है। जो नीचे वाला स्पेस खाली हो गया, तो जब नीचे वाला स्पेस खाली हो गया तो इसके पास जो समुद्र है वहाँ पर जो ठंडी हवाएँ हैं वो क्या है, जब यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो गया तो ठंडी हवाएँ क्या है, यहाँ को आ जाएगी, यहाँ को आ जाएगी, यहाँ को आ जाएगी, ठंडी हवा यहाँ को आ जाएगी और इसका स्थान घेर लेगी, ठीक है। इसलिए क्या है, दिन में क्या है, जो आपकी हवाएं हैं वो समुद्र से चलेगी, समुद्र से चलेगी आपके लैंड की ओर। इसे बोलते हैं सी ब्रिज, क्योंकि समुद्र से हवा चलती है लैंड की ओर, तो इसे बोलेंगे सी ब्रिज, ठीक है दोस्तों। और लैंड ब्रिज क्या होता है, जब हवा रात को क्या होता है कि आपका लैंड तो एकदम, रात को क्या होता है कि लैंड तो आपका एकदम से ठंडा हो जाता है रात को, ठीक है। लैंड तो एकदम से ठंडा होगा पर पानी एकदम से ठंडा नहीं होगा आपका रात को आपका पानी एकदम से ठंडा नहीं होगा। जो दिन में लैंड एकदम गर्म होता है वो तो एकदम ठंडा हो जाएगा रात को, ठीक है, क्योंकि वो एकदम गर्म होता है, एकदम ठंडा होता है। परंतु जो समुद्र है, जो धीरे धीरे गर्म होता है उसका पानी, वो क्या है, वो क्या है, एकदम से ठंडा नहीं होगा, तो क्या है, वो धीरे धीरे ठंडा होगा। तो वहाँ की जो गर्म हवाएं होगी, समुद्र के वाली गर्म हवाएं, वो ऊपर उठ जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी, वो ऊपर उठ जाएगी, और उसका जो नीचे वाला एरिया क्या है, खाली हो जाएगा। उस टाइम जो लैंड में आपका ठंडी हवाएं होगी, जो उस टाइम एकदम से ठंडी हो गई है, ठंडी हवाएं, वो क्या है, समुद्र में की ओर चलेगी, समुद्र की ओर चलेगी और उसका नीचे का स्थान घेरेगी, ठीक है। तो उससे बोलते हैं लैंड ब्रिज, लैंड ब्रिज। तो
आपको मेरे साथ से ये समझ आ गई होगी बात। तो मैं इसमें बताता हूँ कि क्वेश्चन कैसा आता है आपको इसमें आता है कि सी ब्रिज कब होता है, उसमें आ जाएगा डे को नाइट को कब होता है, या दिन में कौन सा फिनोमिना होता है, सी ब्रिज लैंड ब्रिज। ठीक है, ठीक है, तो ये बात होनी चाहिए पता आपको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते हैं कई बार कि सी ब्रिज कब होता है, कब हमें सी ब्रिज देखने को मिलता है, लैंड ब्रिज कब होता है, या लैंड ब्रिज होता क्या है, सी ब्रिज होता है क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आए हैं एक आधी बार, तो इसे पढ़ लेना। ठीक है, उसका आता है डार्क कलर। जो डार्क कलर होता है आपका गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होता है। डार्क कलर होता है गुड ऑब्जर्वर हीट होता है। इसमें कई बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि ये इस रंग का है, जल्दी गर्म हो गया। ठीक है, या तो फिर इस वाइट कलर है, जल्दी गर्म नहीं हुआ। तो इस तरह के क्वेश्चन से बनते हैं कई बार। तो याद रखना जो आपका डार्क कलर होता है दोस्तों, ये ध्यान रखना कि जो डार्क कलर होता है वो क्या, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट होता है। और जो लाइट कलर है वो क्या होता है, बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है। लाइट कलर का होता है बेस्ट रिफ्लेक्टर ऑफ हीट होता है। इसलिए क्या है, ये क्या है, हीट को ऑब्जर्व नहीं करता, रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे वाइट कलर होता है आपका, वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, क्योंकि वो लाइट कलर है। जितने भी लाइट कलर होंगे दोस्तों, जितने भी लाइट कलर होंगे वो क्या है, हीट को जल्दी रिफ्लेक्ट, जो हीट को है रिफ्लेक्ट कर देंगे, और डार्क कलर के ऑब्जर्व कर देंगे। तो ब्लैक हो गया, जो ऐसे कलर है, जो ब्लैक सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व करता है हीट को, क्यों, क्योंकि डार्क कलर है। और वाइट सबसे कम करता है, वाइट रिफ्लेक्ट कर देता है हीट को, ऑब्जर्व नहीं करता। तो ये कोई इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं इनसे, तो आपको इनका पता होना चाहिए दोस्तों। फिजिकल केमिकल चेंज, देखो फिजिकल केमिकल चेंज अब हमें पढ़ेंगे। तो मैंने आपको पहले ही बताया है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। अब देखो ये वाली जो इक्वेशन है, ये है जंग लगने की। ठीक है, कि जब आपको आयरन को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करोगे हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो वो 2FeO3H2O रस्ट का निर्माण करेगी। तो वो रस्ट कैसे रंग का होता है, ब्राउन रंग का होता है। तो आज तक ऐसा क्वेश्चन तो मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा कि इस इक्वेशन आ गई हो पेपर में, परंतु आप इसे याद रखने की कोशिश करिएगा कि आपको पता है कि जंग कब लगता है, जब लोहा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और साथ में हाइड्रोजन होता है, तो तब आपका जंग लगता है। तो जंग का फॉर्मूला क्या है, 2FeO3H2O रस्ट, ब्राउन रंग का। तो इसे ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन पेपर में देखे आपको समझ आ जाएगा। उसके साथ कॉपर होता है, जो H2O के साथ रिएक्शन करता है, CO2 के प्रेजेंस में O2 होता है साथ में, मतलब वाटर। कॉपर को जंग लगने के लिए वाटर भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो ये क्या होता है, CuOH2 बनाता है, जो होती है ग्रीन रंग की, जो होती है ग्रीन रंग की। तो इस तरीके से आ सकता है कि जो सिल्वर जो आपका कॉपर होता है उसमें किस तरह का जंग का रंग क्या होता है, ग्रीन रंग होता है। ठीक है, और CuSO3 निकालता है। उसका जो सिल्वर है वो H2S O2 2Ag(S). ठीक है, तो ये 2Ag2S, तो ये ब्लैक रंग का होता है। तो इक्वेशन तो मैं नहीं बोलूँगा कि आप इसे रट्टा मार के याद ही कर लीजिए, परंतु ध्यान रखने की कोशिश कीजिएगा। और इसका रंग पता होना चाहिए आपको कि सिल्वर में कैसे रंग का जंग लगता है, ब्लैक। जो इसका वो रस्टिंग होती है, क्या होती है, इसमें ब्लैक होती है, इसमें ग्रीन होती है, कॉपर में ब्राउन आपकी आयरन में होती है। ठीक है, जब आप Mg के साथ O2 की रिएक्शन करते हैं तो 2MgO बनाता है। ठीक है, 2MgO बनाता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड H2O के साथ रिएक्शन करता है, तो आपका क्या बनाता है, MgOH2, मतलब MgOH ट्वाइस। और इसे बोलते हैं हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप इसे बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, बेसिक होता है। और इसका कितना होता है, कितनी बेसिसिटी होती है इसकी, 10। मैं आपको करा चुका हूँ पहले। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको क्विकलाइम बोलते हैं, H2 के साथ रिएक्शन करते हैं तो स्लेक्ट लाइम बनाता है। ये भी मैं आपको करा चुका हूँ। स्लेक्ट लाइम का फॉर्मूला, क्विकलाइम मैंने आपको बोला था 10th वाली वीडियो में, याद कर लेना। स्लेक्ट लाइम याद कर लेना, CaOH2, तो अभी आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो COH2 हो जाएगी। और जब आपको CaOH2 की फर्दर रिएक्शन कराओगे, ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बना देगा, CaO3। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, CO2 की प्रेजेंस में कराओगे। जब आप क्या करते थे, चूने वाले पानी का घर में लेप करते थे और CO2 के साथ रिएक्शन करता था तो कैल्शियम कार्बोनेट बना देता था। ये 10th में रिएक्शन कराई है मैंने, तो उसे याद कर लेना। ग्लूकोज का जब आप ऑक्सीजन के साथ कराओगे तो 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एनर्जी बाहर निकलेगा। ठीक है, रेस्पिरेशन वाली है ये इक्वेशन, ये भी मैंने आपको 10th में कराई है। गैल्वेनेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। ठीक है, गैल्वेनेशन क्या होता है, कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सारा इंपॉर्टेंट है। मैं इसे इतना फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 10th में सारे कराए हैं आपको डिटेल से, तो ये सारे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब आ जाते हैं एलॉय।
होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। तो मैंने आपको मैंने बताया कि आयरन ऐसे क्या होता है, स्मूथ हो, मतलब आयरन थोड़ा सा हार्ड नहीं होता उतना। जब आप कार्बन की 0.05 कार्बन इसमें मिक्स करते हैं तो स्ट्रॉन्ग आयरन बन जाता है। ये क्वेश्चन नहीं आया अभी तक आयरन वाला तो, पर हाँ स्टेनलेस स्टील आपको पता होना चाहिए, आयरन प्लस निकल प्लस क्रोमियम, ठीक है। तो ये वाली वीडियो मैं आपको करा चुका हूँ, पहले वीडियो में सारे करा चुका हूँ। ब्रास मेरे को कॉपर और जिंक होना चाहिए। ब्रास किसका मिक्सचर है, कॉपर और जिंक। ब्राउन्स किसका मिक्सचर है, कॉपर और टीन, ठीक है। और कॉपर हार्ड प्योर स्टेट इलेक्ट्रिक करंट में इसका यूज़ होता है कॉपर का, ठीक है। सोल्डर क्या है, लेड और टीन, लेड और टीन। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। ये वेल्डिंग में होता है यूज़, या इलेक्ट्रिकल वायर्स में यूज़ होता है सोल्डर। तो ये आपको याद होना चाहिए। मैंने 10th की वीडियो में आपको सारे कराए हैं, ठीक है, आयरन से लेकर सब तक। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, मैंने आपको एक बार बता दिया। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने पास, मैं वहाँ भी ये पूरे प्रॉपर ढंग से लिखे हुए हैं मेरे साथ, मैंने आपके पास। तो आगे चलते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। एसिड बेस एंड सॉल्ट, देखो एसिड में आपको ये भी मैं 10th की वीडियो में बता चुका हूँ कि एसिड कौन कौन से होते हैं और किस में होते हैं। जैसे कि एसिटिक एसिड किस में है, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड। तो कितना मैंने बताया आपको कि विनेगर में 2 से 3% एसिटिक एसिड होता है और बाकी वाटर होता है, ठीक है। बाकी आपका जो आपका फ्रूट्स और ऑरेंज फ्रूट्स वगैरह होते हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, उनमें कौन सा होता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक या फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ठीक है। लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में होता है। ऑक्जेलिक एसिड आपका स्पिनिश में होता है, जो आपका पालक होता है। एस्कॉर्बिक एसिड और आपका आंवला में होता है, ठीक है। और टार्टरिक एसिड आपका टेमराइड एंड ग्रेप्स में होता है, ठीक है, इमली और अंगूरों में होता है। तो टार्टरिक एसिड तो इसमें थोड़े कम है, मैंने 10th वाली वीडियो में थोड़े ज़्यादा कराए हैं आपको, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। इस वीडियो में प्लेलिस्ट में सारी वीडियो बनी हुई है दोस्तों, वहाँ जाके आप देख सकते हैं कि कौन सा एसिडिक एसिड विनेगर में, फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड। फॉर्मिक और मिथेनोइक एसिड जो मैंने वहाँ कराया था आपको कि जो आंट जो आपकी चींटी होती है उसके डंक में भी वही होता है, ठीक है। एक पौधा होता था उसमें भी वही होता था, ठीक है। तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। बाकी लैक्टिक एसिड आपका कर्ड में, ऑक्जेलिक एसिड स्पिनिश में, एस्कॉर्बिक एसिड आंवला में, टेमराइड में आपका टार्टरिक एसिड, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी आपके कुछ बेसिस है और एक इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH ट्वाइस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किस में होता है आपका, लाइम वाटर में, ठीक है। लाइम वाटर में कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है आपका विंडो क्लीनर में, अमोनिया हाइड्रोक्साइड होता है आपका विंडो क्लीनर में। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपके सोप में, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं दोस्तों। तो ये सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले। लिटमस जो लिटमस का जो लिटमस आपका आता है, जिसको आप लीचन से एक्सट्रैक्ट करते हो, ठीक है। तो ये ब्लू टू रेड करता है, ठीक है, एसिड को बेस करता है रेड टू ब्लू, ठीक है। चाइना रोज एसिड को डार्क पिंक करता है और मैग्नेटिया करता है और बेस को ग्रीन करता है। फिनोफेथिलीन एसिड को कलरलेस और बेस को पिंक। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कब होती है, जब आपका एसिड और बेस बनके सॉल्ट और वाटर निकालता है। मैं पहले बता चुका हूँ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है, जब एसिड और बेस सॉल्ट प्लस वाटर निकालता है। तो ये होता है आपकी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो टेस्ट ऑफ CO2, अगर कहीं CO2 की प्रेजेंस आपने देखनी हो तो आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कोई रिएक्शन CO2 के साथ कराओ तो वो कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाता है और H2 छोड़ता है। जब आप ये वाली रिएक्शन वहाँ भी होती थी, जब आप क्या दीवार को आप चूने से रंगते थे और 2-3 बात क्या है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो नेचुरल कार्बन डाइऑक्साइड आपके एटमॉस्फेयर में होती है उसके साथ क्या रिएक्शन करती थी और वो चमक पैदा कर देती थी दीवार में। तो ये वाली रिएक्शन भी वही है, ठीक है। तो दोस्तों ये मैं आपको सारा 10th में वाली वीडियो में करा चुका हूँ, 9th 10th में सब कुछ है ये, ठीक है। तो दोस्तों ये आपका 7th क्लास की पूरी केमिस्ट्री खत्म हुई, जिसमें हमने एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है, फिजिकल चेंजेस, ठीक है, और हमने हीट, फाइबर टू फैब्रिक, ठीक है, फाइबर टू फैब्रिक किया हमने, ये चैप्टर किए, जिसमें मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए, ठीक है। जो इसके बाद आपका 8th क्लास का चैप्टर आने वाला है, जो 8th का टॉपिक आने वाले हैं, उसे ध्यान से देखिएगा। क्यों उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि जो 8th क्लास की वीडियो है उसमें कुछ नए टॉपिक आएंगे जो आपके 9th और 10th में नहीं है। उसमें एक तो आपका जो आपका चैप्टर ग्रहों से रिलेटेड है, ठीक है, कि वीनस वगैरह जो वगैरह है आपके, और धूमकेतु वगैरह है जो आपके, ठीक है,
वो वाला चैप्टर एक उसमें इंपॉर्टेंट है और 1-2 इंपॉर्टेंट चैप्टर उसमें है। उसकी मैं 2 वीडियो में उसको लाऊंगा 8th क्लास को, और उसे ध्यान से देखिएगा क्योंकि उससे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं 8th क्लास से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसे लगे जरूर बताएं दोस्तों, और चैनल को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को अपने दोस्तों तक बढ़ाइए आगे। ठीक है, अपने दोस्तों को भी चैनल को आगे कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए। ठीक है, और आपको क्या चेंजेस चाहिए वो भी बताएं दोस्तों, कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, मुझे पता लगेगा कि आप क्या चाह रहे हैं, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, किसको कैसे चाहिए, तो कुछ पता लगेगा। ठीक है, वरना तो मैं वीडियो ऐसे ही बनाते रहूँगा। कुछ आप कमेंट करेंगे कि क्या हो सकता है, क्या लाना चाहिए, किस तरीके से वीडियो आनी चाहिए, तो आप जरूर बताएं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों अगर आप वीडियो देखिए। धन्यवाद दोस्तों।